दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा सियासी भूकंप आया है जिसने दिल्ली तक की कुर्सियां हिला दी हैं। सिनेमा के थलपति अब असल जिंदगी के मुख्यमंत्री विजय बन चुके हैं। उनकी पार्टी ने न सिर्फ 59 साल पुराने द्रविड़ शासन को जड़ से उखाड़ फेंका है, बल्कि सत्ता में आते ही आरएसएस और पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ सीधा मोर्चा भी खोल दिया है। एक तरफ पूर्व सीएम स्टालिन से उनकी दुश्मनी चरम पर है, तो दूसरी तरफ इस पूरी हलचल ने राहुल गांधी की कांग्रेस को एक नई संजीवनी दे दी है। आखिर अभिनेता से सीएम बने विजय के इस सियासी महासंग्राम और मोदी शाह को दी गई खुली चुनौती का असली सच क्या है, आइए जानते हैं। तमिलनाडु की राजनीति को करीब से समझने वाले यह अच्छी तरह जानते हैं कि साल 1967 के बाद से राज्य में कभी किसी राष्ट्रीय या तीसरी पार्टी की दाल नहीं गली। पिछले लगभग 6 दशकों से सत्ता की चाबी केवल 2 प्रमुख द्रविड़ पार्टियों, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के हाथों में ही घूमती रही। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने इस पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में जनता के बीच एक ऐसा विश्वास जगाया कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के अनुमान धरे के धरे रह गए। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 108 सीटों पर जीत का परचम लहराया। यह जीत इसलिए भी सबसे ज्यादा खास और ऐतिहासिक बन गई क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली पारंपरिक कोलाथुर सीट से भी चुनाव हार गए। इस जीत ने पूरे देश को यह बता दिया कि तमिलनाडु की जनता अब परिवारवाद और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह ऊब चुकी थी और उन्हें एक नए, बेदाग और ऊर्जावान नेतृत्व की तलाश थी, जो उन्हें विजय के रूप में मिल गया। मुख्य विषय पर आते हैं। आखिर विजय के मुख्यमंत्री बनने को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें वैचारिक धरातल पर उतरना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पिछले कई सालों से तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों और राज्य बीजेपी नेतृत्व की पदयात्राओं के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को दक्षिण में स्थापित करने का एक लंबा प्रयास चल रहा था। लेकिन थलपति विजय ने अपनी राजनीति का जो आधार चुना है वह आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। विजय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि उनकी पार्टी और सरकार की नीतियां महान समाज सुधारक पेरियार, संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सिद्धांतों पर आधारित होंगी। पेरियार की विचारधारा हमेशा से ही ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ रही है। विजय ने अपने भाषणों में समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को अपनी सरकार का सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया है। विजय ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया है कि वह तमिलनाडु में किसी भी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पनपने नहीं देंगे। चुनाव में बीजेपी का मात्र 1 सीट पर सिमट जाना और विजय का पेरियारवादी नीतियों को पूरी ताकत से लागू करना दिल्ली और नागपुर के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश है। विजय का यह रुख बताता है कि दक्षिण भारत में हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता अभी भी बहुत ही दुर्गम और कठिन है। तमिलनाडु में भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि यह वहां के लोगों की अस्मिता, उनके स्वाभिमान और हजारों साल पुरानी गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर दक्षिण के नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य प्रशासनिक कार्यों के जरिए पूरे देश पर हिंदी भाषा थोपने का प्रयास कर रहे हैं। थलपति विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही भाषा के इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही 2 भाषा नीति केवल तमिल और अंग्रेजी ही पूरी तरह से लागू रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के उन सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें किसी भी रूप में हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी। विजय का मानना है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। एक देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पूरे देश पर एक भाषा, एक धर्म या एक संस्कृति थोपना बिल्कुल भी सही नहीं है। संघीय ढांचे की वकालत करते हुए विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को यह बता दिया है कि राज्य की सीमाओं और अधिकारों में केंद्र का अनुचित हस्तक्षेप उनकी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तमिलनाडु के छात्रों और अभिभावकों के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक मुद्दा रहा है। राज्य के गरीब और ग्रामीण इलाकों के छात्रों का हमेशा से यह मानना रहा है कि यह केंद्रीय परीक्षा केवल अमीर और कोचिंग जाने वाले शहरी छात्रों के पक्ष में है। पिछले कुछ सालों में राज्य में कई होनहार छात्रों ने मेडिकल सीट न मिल पाने के कारण अपनी जान तक दे दी है, जिससे इस मुद्दे ने एक भावनात्मक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। विजय ने चुनाव से पहले ही जनता से वादा किया था कि वे राज्य को नीट के चंगुल से मुक्त कराएंगे।
अब जब वह सत्ता में आ गए हैं तो उन्होंने इस वादे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया है। उनका सीधा तर्क है कि शिक्षा का अधिकार राज्य सूची का विषय होना चाहिए। विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट मांग की है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पूरी तरह से 12वीं कक्षा के बोर्ड अंकों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी केंद्रीय परीक्षा के आधार पर। विजय सरकार ने इसके खिलाफ एक बड़ा कानूनी मसौदा भी तैयार कर लिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह इस मामले को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। केंद्र सरकार की एक समान शिक्षा नीति और राज्य के अधिकारों के बीच का यह टकराव आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीषण होने वाला है। थलपति विजय की राजनीतिक लड़ाई केवल दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ उनकी सियासी दुश्मनी बहुत ही तीखी हो चुकी है। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य की वित्तीय स्थिति की एक उच्च स्तरीय जांच करवाई और उसके बाद जनता के सामने जो आंकड़े रखे उसने सभी को हैरान कर दिया। विजय का सीधा आरोप है कि एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली पिछली डी.एम.के. सरकार ने अपनी गलत आर्थिक नीतियों, भारी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण आज तमिलनाडु को 10 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज के नीचे दबा दिया है। विजय ने जनता से वादा किया है कि वह पिछली सरकार के सभी आर्थिक घोटालों को उजागर करने के लिए राज्य के वित्त विभाग की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। उनका कहना है कि डीएमके ने केवल परिवारवाद और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की राजनीति की है, जिसके कारण राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद विपक्ष के नेता बन चुके एम.के. स्टालिन भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने विजय पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि नई सरकार झूठे आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह कर रही है। स्टालिन का यह भी आरोप है कि विजय की पार्टी के लोग आधुनिक तकनीक का गलत इस्तेमाल करके उनके और उनकी पार्टी डीएमके के खिलाफ भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु की विधानसभा में अब विजय और स्टालिन के बीच राजनीतिक वार पलटवार का एक बहुत ही दिलचस्प और आक्रामक दौर शुरू हो चुका है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक पहलू ऐसा है जिसने राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। 1967 के बाद से कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में सत्ता से पूरी तरह बाहर थी, लेकिन थलपति विजय के साथ हुए गठबंधन ने 59 साल के इस लंबे सूखे को खत्म कर दिया है। विजय ने अपनी नई सरकार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ विधायकों एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को मंत्री पद देकर एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह राहुल गांधी और उनके विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक संजीवनी है। ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में कांग्रेस संघर्ष कर रही है, दक्षिण भारत के इतने बड़े और अहम राज्य की सत्ता में भागीदारी मिलना उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। विजय ने कांग्रेस और वामपंथी दलों को साथ लेकर यह साबित कर दिया है कि वह समावेशी राजनीति में विश्वास रखते हैं। हालांकि विजय ने अभी तक खुद को राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा घोषित नहीं किया है, लेकिन उनकी वैचारिक लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है, जो अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी और विपक्ष को ही मजबूत कर रही है। साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विजय का यह शानदार उभार विपक्षी दलों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। अगर विजय तमिलनाडु में अपने प्रशासन और वादों को सफलतापूर्वक निभा पाते हैं तो वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के खिलाफ एक बहुत मजबूत और प्रासंगिक चेहरा बनकर उभर सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही पूरे भारत के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती रही है। थलपति विजय का सिनेमा के रूप पहले पर्दे से निकलकर एक राज्य के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजनीतिक पद तक पहुंचना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। विजय ने सत्ता में आते ही जिस निडरता के साथ पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, उसने आरएसएस के वैचारिक विस्तार को दक्षिण में एक मजबूत दीवार के सामने खड़ा कर दिया है। भाषा का सम्मान, संघीय ढांचे की सुरक्षा, नीट परीक्षा का कड़ा विरोध और पिछली सरकार के कुप्रबंधन को उजागर करना, ये सभी कदम बताते हैं कि विजय राजनीति में एक लंबी और बेदाग पारी खेलने के इरादे से आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या थलपति विजय अपने बड़े बड़े चुनावी वादों को धरातल पर हकीकत में बदल पाएंगे? क्या एक अभिनेता के रूप में लोगों का दिल जीतने वाले विजय एक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता की भारी भरकम उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे? उनका मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख राज्य के विकास को तेज करेगा या फिर केंद्र के साथ उनके रिश्ते खराब होने से राज्य को नुकसान उठाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के सही जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है कि भारत की राजनीति को दक्षिण से एक बेहद दमदार, नया और निडर चेहरा मिल चुका है, जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सुनाई देती रहेगी। अंत में यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि मीडिया रिपोर्ट्स या सुर्खियों में खुली धमकी या झटका जैसे शब्दों का प्रयोग केवल राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को दर्शाने के लिए किया जाता है।
मुख्यमंत्री थलपति विजय ने प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य संस्था को कोई असंवैधानिक या व्यक्तिगत धमकी नहीं दी है। यह केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नीतियों का कड़ा विरोध है, जिसे समाचारों में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। हमारा उद्देश्य केवल प्रामाणिक और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही निष्पक्ष और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।